गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये लास्ट चैप्टर है आपका। तो इसमें मैं बता दूं आपको थोड़ी सी थ्योरी और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पर पार्टनरशिप की डिजुलेशन में और फर्म की डिजुलेशन में जो है डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस क्या है मैं बता दूं। पार्टनरशिप में तो जैसे तीन पार्टनर हैं मान लो, तो ए बी और सी तीन पार्टनर हैं। फर्म में तीन पार्टनर थे तो बी और सी छोड़कर चले गए, या ये कह लो कि सी छोड़कर चला गया, ए और बी ने बिजनेस चला लिया अपना, बाकी सी छोड़कर चला गया। तो यहाँ सी की पार्टनरशिप खत्म हो गई ए और बी के साथ। या ये कह ले कि बी और सी दोनों चले गए तो ए ने फर्म को रख लिया, फर्म ए चला रहा है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप का डिजुलेशन हो गया। लेकिन जब हम फर्म के डिजुलेशन की बात करते हैं, सपोज करो तीनों पार्टनर हैं फर्म में ए बी सी, और तीनों ने फर्म को जो है बंद कर दिया, सारी एसेट्स बेच दी और सारी लायबिलिटीज का भुगतान कर दिया। तो ऐसे में फर्म भी समाप्त हो गई और पार्टनरशिप भी समाप्त हो गई यहाँ पर। तो फर्म का भी समापन हो गया और यहाँ पर पार्टनरशिप का भी समापन हो गया। इसके बाद आता है डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप कब होती है, जब कोई भी हमारे साझेदारों के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। तो हमने ये प्रॉब्लम्स की भी थी जब हमारा पहला चैप्टर था पार्टनरशिप का, उस टाइम हमने की थी। मान लो ए बी सी हैं, 3:2:1 में बांटते हैं और फिर वो अपना हिस्सा एक 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 कर लेते हैं, सपोज करो इक्वल कर लेते हैं। तो ऐसे में हमारी जो पार्टनरशिप है पुरानी डीड उसको हम खत्म कर देते हैं और नई पार्टनरशिप डीड ऐसे में बनाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पार्टनरशिप जो है हमारी डिजुलेशन हो जाएगा और नई फर्म जो है नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इसी प्रकार से, जैसे मान लो ए बी पार्टनर हैं दो और सी नया पार्टनर आया है फर्म में, तो पुरानी फर्म खत्म हो जाएगी, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और नई जो पार्टनरशिप है वो चालू हो जाएगी। और रिटायरमेंट और डेथ, ये भी यही बात है कि जैसे मान लो ए बी सी हैं, तीन हैं और इनमें से एक चला जाता है, सपोज करो रिटायर हो जाता है, तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म और नई पार्टनरशिप चालू हो जाएगी। इसी तरह से ऑन एक्सप्लोजन ऑफ पार्टनर, तो किसी साझेदार को फर्म से निष्कासित किया जाता है उसके गलत कार्यों की वजह से, तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप उसकी खत्म हो जाएगी। ऑन द इंसोलेंसी ऑफ ए पार्टनर, यदि कोई पार्टनर इंसोलेंट हो जाता है, इंसोलेंट जब उसके एसेट्स कम होती हैं और लायबिलिटी ज़्यादा होती है और वो उनका भुगतान नहीं कर सकता, तो ऐसे में पार्टनर इंसोलेंट हो जाता है, तो उसको फर्म से जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ टाइम ऑफ पार्टनरशिप, जैसे आपने 5 साल के लिए पार्टनरशिप की है, 5 साल कंप्लीट हो गए तो ये फर्म जो है आपकी पार्टनरशिप जो है खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ये भी दो तरह से होता है। एक तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना, और दूसरा है हमारा कोर्ट की देखरेख में। तो जब हम न्यायालय के आदेश द्वारा करते हैं वो कोर्ट की देखरेख होती है। तो यहाँ पर हम कब होता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, सेक्शन 40 क्या कहता है, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म। जब सारे साझेदार, ऑल पार्टनर्स आर एग्री, यानी कि सारे साझेदार इच्छिक रूप से कह रहे हैं कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, हो जाएगी। कंपल्सरी डिजुलेशन हो, अनिवार्य समापन हो, सेक्शन 41। इसमें कब हो सकता है, व्हेन ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, यानी कहते हैं तो सारे या एक को छोड़कर सारे साझेदार दिवालिया हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद व्हेन फर्म डज अनलॉफुल बिजनेस, जब फर्म जो है एक इलीगल अनलॉफुल बिजनेस करती है, तो ऐसे में जो फर्म को समाप्त कर दिया जाता है। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म, तो फर्म का ऑब्जेक्ट पूरा होने पर, पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट पूरा होने पर भी
फर्म को समापन कर दिया जाता है। इसके बाद ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी पार्टनर गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स, ये क्या कहता है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, यानी कि जब फर्म का टाइम पूरा हो गया, जैसे हमने 5 साल के लिए पार्टनरशिप की थी तो 5 साल पूरे हो गए तो ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सेक्शन 43 कहते हैं इफ एनी पार्टनर गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टनर्स, यानी कि जब एक साझेदार ऐसे में नोटिस देता है, ठीक है, निश्चित अवधि नहीं है जबकि, तो एक साझेदार नोटिस देता है कि भाई अब फर्म को जो है ना समाप्त कर दिया जाए, तो यहाँ पर किसी भी साझेदार द्वारा नोटिस देने पर ऐच्छिक रूप से जो है फर्म को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में क्या है कि यह सेक्शन 44 की बात करते हैं हम, जब कोई भी पार्टनर फर्म का पागल हो जाता है, व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड होता है जिसका स्वस्थ मस्तिष्क ना हो, साउंड माइंड स्वस्थ मस्तिष्क, अनसाउंड माइंड अस्वस्थ मस्तिष्क, किसी व्यक्ति का अस्वस्थ मस्तिष्क यानी कि कोई पागल हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद when a partner other than the partner filing a suit has become permanently incapable of performing his duties as a partner, यानी कि जब कोई भी साझेदार इस प्रकार का प्रार्थना पत्र देता है कि भाई एक जो दूसरा साझेदार है वो स्थायी रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए असमर्थ हो गया है, तो ऐसे में कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है। व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप, जब कोई साझेदार ऐसा व्यवहार करता है कि उससे पार्टनरशिप को नुकसान होता है किसी प्रकार का, तो वो कोर्ट ऐसे में आदेश दे सकता है, और किसी पार्टनर ने ऐसे ही प्रार्थना पत्र दिया हो न्यायालय में। When a partner other than the partner filing a suit willfully or persistently commits breach of the partnership duty, यानी कि जब कोई साझेदार जानबूझकर जो साझेदारी संलेख है उसकी अवहेलना करता है तो भी पार्टनरशिप को यहाँ पर फर्म का समापन किया जा सकता है। When a partner other than the partners has transferred the whole of his interest in the firms to a third party, आप देखिए पार्टनरशिप जो है आपस में मिलजुल कर चलती है, मान लो ABC 3 पार्टनर हैं और B अपना हिस्सा किसी तीसरे व्यक्ति को दे देता है बिना A से और B से, A से और C से पूछे हुए, तो ऐसे में A और C को ऑब्जेक्शन होगा, तो ऐसे में या तो एप्लीकेशन दे दे कोर्ट में, या C दे दे, या दोनों दे दें, अपील कर दें, तो ऐसे में वो फर्म को खत्म कर देंगे। ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकता कोई भी पार्टनर बिना दूसरों की सहमति के। When the court is satisfied that the firm cannot be carried on except at a loss, यानी कि जब फर्म लगातार किसी प्रकार का लाभ होने की संभावना नहीं है, एक लॉस में चल रही है, यानी कि भविष्य में लाभ होने की संभावना ही नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसे में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट है व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिजुलेशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल ड्यू टू सम अदर रीजंस, कहने का मतलब है किसी अन्य कारण से न्यायालय द्वारा साझेदारी व्यापार का समापन जब न्याय संगत समझ जाता है कि भाई हाँ ये इसको फर्म को समापन करना ही ठीक रहेगा, तो ऐसे में कोर्ट आदेश दे सकता है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजुलेशन ऑफ फर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वैसे तो ऊपर बता भी दिया आपको एक बार, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक याद कर सकते हैं आप इसको, 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट है मीनिंग दोनों का, पहले हम ले रहे हैं डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर ले रहे हैं हम डिजुलेशन ऑफ फर्म पहले पॉइंट में। तो यहाँ पर साझेदारों के मध्यवर्तमान ठहराव में परिवर्तन से फर्म का व्यवसाय तो चालू रहता है, कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप के डिजुलेशन में फर्म का बिजनेस तो चालू रहता है,
लेकिन फर्म के डिजुलेशन में पार्टनरशिप का बिजनेस खत्म हो जाता है, यानी कि आपसी संबंध भी खत्म हो जाते हैं। कंटिन्यूएशन, यहाँ फर्म का बिजनेस चालू रहता है और यहाँ फर्म का बिजनेस बंद हो जाता है। इकोनॉमिक रिलेशंस, पार्टनरशिप के डिजुलेशन के बाद भी उनके आर्थिक संबंध जो है रहते हैं पार्टनर्स के, लेकिन फर्म का अगर डिजुलेशन हो जाए तो उनके आर्थिक संबंध भी जो है समाप्त हो जाते हैं। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो पार्टनरशिप का डिजुलेशन करने में फर्म की बुक्स जो है हम वही पुरानी बुक्स भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनको बंद करें। लेकिन अगर हम फर्म का डिजुलेशन जब करते हैं तो फर्म की बुक्स भी बंद करनी पड़ती हैं। ऐसे में जो फर्म की बुक्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है, सारी असेट्स बेच दी जाती हैं, लायबिलिटीज का भुगतान कर दिया जाता है और जो कुछ बचता है वो साझेदारों में बांट दिया जाता है। सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ पर इस पॉइंट में मैं बता दूं आपको कि जब भी हम पार्टनरशिप के डिजुलेशन की बात करते हैं तो जितनी भी असेट्स हैं उनको हम रिवैल्यूड करते हैं, लायबिलिटीज हैं उनको रिवैल्यूड करते हैं, और इस प्रकार से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है निकलकर वो पार्टनर्स में बांट देते हैं। लेकिन जब हम फर्म के डिजुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड नहीं किया जाता, बल्कि असेट्स को बेच दिया जाता है, असेट्स को बेचकर लायबिलिटीज का भुगतान किया जाता है। और ऐसे में अगर लॉस है तो साझेदार अपने पर्सनल उससे देते हैं, कैपिटल में से, या फर्म देती है पहले लाभों में से फिर कैपिटल में से, नहीं तो घर से लेके आते हैं। लेकिन जो बचता है, अगर मान लो वो सेट ज्यादा की बिकी, लायबिलिटीज कम है, भुगतान करने के बाद भी बच गया, तो वो प्रॉफिट जो है साझेदारों में बांट दिया जाता है और फर्म की बुक्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं, फर्म समाप्त होगी। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि साझेदारी के समापन पर ये अनिवार्य नहीं कि फर्म का भी समापन हो, लेकिन फर्म के समापन पर यह है कि साझेदारी का समापन भी हो जाता है। कोर्ट्स इंटरवेंशन, तो इसमें कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि साझेदार अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से कर लेते हैं साझेदारी का समापन। लेकिन जब हम फर्म के समापन की बात करते हैं तो फर्म का समापन अभी मैंने बताया था दोनों तरह से हो सकता है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये आपका डिफरेंस था, इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, इसको जितना 2-3 बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिजुलेशन। तो जब सेटलमेंट की बात आती है तो यहाँ पर हमारे कुछ सेक्शंस हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिजुलेशन, सेक्शन 48, 49 एंड 55 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो क्या है इसमें कि जो डिजुलेशन पर जो लॉस होते हैं पहले उनकी पूर्ति फर्म के प्रॉफिट्स में से की जाती है। अगर फर्म के प्रॉफिट्स भी अवेलेबल नहीं है तो फिर उनकी पूर्ति जो है साझेदारों की पूंजी में से की जाएगी। अगर पूंजी भी उपलब्ध नहीं है तो फिर उनको घर से अपने पर्सनल रिसोर्सेज से ऐसी हानि की पूर्ति करनी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में जो क्रम है हमारा डिजुलेशन पर, वो सबसे पहले हम थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं। थर्ड पार्टीज में क्रेडिटर, बीपी, लोन, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इस प्रकार के अदर लोन्स कोई भी है, तो ये सब इनका भुगतान हम करते हैं थर्ड पार्टी का पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर पेमेंट फॉर पार्टनर्स लोन। अगर किसी साझेदार ने अपनी कैपिटल के अतिरिक्त फर्म को कोई लोन दिया है तो दूसरे नंबर पर हम उसकी पेमेंट करेंगे। पहले क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा, फिर हम पेमेंट करते हैं लोन की, पार्टनर लोन की। उसके बाद तीसरे नंबर पर नंबर पड़ता है पार्टनर कैपिटल का। अगर ये देने के बाद पैसा बच जाता है तो फिर हम पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट करते हैं। अब आप देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगर फिर भी कुछ बच जाता है, सपोज करो असेट्स बहुत ज्यादा की बिक गई, उन्होंने अपने क्रेडिटर्स, थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी, लोन की कर दी, कैपिटल की भी कर दी, फिर भी कुछ पैसा बच गया, तो वो प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन होगा, रियलाइजेशन होगा, और उसको हम जो है
सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट्स एंड सेपरेट और पर्सनल डेब्ट्स। सीधी सी बात है, अगर पहले फर्म की जो लायबिलिटीज हैं वो फर्म की असेट्स में से उनका भुगतान किया जाएगा, यानी कि पहले फर्म की असेट्स में से फर्म की लायबिलिटीज का भुगतान किया जाएगा। ये ध्यान रखना आपने। सेपरेट असेट से सेपरेट लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी। ठीक है, सेपरेट असेट से सेपरेट जो हमारी पर्सनल असेट्स जिनको हम कहते हैं, पर्सनल असेट्स से पर्सनल लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी। ये बात ध्यान में रखनी है। अब मैं आप बता दूं आपको कि अगर फर्म के पास कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स को दे देती है, लेकिन अगर फर्म की लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं और फर्म के पास असेट्स कम है, फर्म लॉस में है, तो फर्म का ये लॉस जो है पार्टनर्स की पर्सनल एसेट से पूरा किया जाएगा। यहाँ पे गार्नर वर्सेस मुर्रे की बात आती है। गार्नर, मुर्रे और विकिंस, ये बाद में बताएंगे आपको टॉपिक। तो पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स में बी यूज टू पे द फर्म्स डेब्ट्स। अगर फर्म के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने लायबिलिटीज का भुगतान कर सके, उसके पास कम पैसा है, तो ऐसे में वो फर्म जो है पार्टनर से उनकी पर्सनल एसेट से, उनके पर्सनल उसमें से स्टेट में से पैसा मंगवा सकती है अपनी फर्म की डेब्ट्स का भुगतान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आता है हमारा ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये बात करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है 4 अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज केवल बुक वैल्यू पर दिखाई जाती हैं। मैं बता दूंगा इसमें कौन सी असेट्स आपने ट्रांसफर करनी है, कौन सी लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक पार्टनर लोन बनाया जाता है अकाउंट। पार्टनर लोन ये अलग से बनाना है आपने। मान लो ए पार्टनर है, इन्हें लोन दिया है तो बनेगा ये, अगर किसी पार्टनर का लोन नहीं है तो नहीं बनेगा ये। इसके बाद आता है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये भी वैसे बनाने हैं जैसे पहले बनाते थे हम। इसमें पार्टनर की कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉस, ठीक है, वो सारे हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट है कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब इसका बैलेंस अगर इक्वल आ जाता है आफ्टर पेमेंट, आफ्टर मेकिंग ऑल द पेमेंट्स, अगर इसका इक्वल आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन ठीक है। तो ये चेक है इसका एक तरह का, यहाँ पर हम उससे चेक कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल लोन अकाउंट, फिर 3rd नंबर पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और 4th नंबर पे बनाएंगे आप कैश या बैंक अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट आपने बनाने हैं। तो ये आपको अगली वीडियो में सिखाए जाएंगे। और पहले मैं आपको रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज कराऊंगा। रियलाइजेशन की जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो करा के फिर आपको जो है मैं आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलूंगा। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो जब बैलेंस शीट दी हो, और एक व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। तो ये ध्यान रखना है, बैलेंस शीट इज गिवन और व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। तो बैलेंस शीट जब दी होगी ना हमारे को तो सिंपल है। अगर बैलेंस शीट नहीं दी जाती तो पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी वो सारी आपने फॉलो करनी है। ये बैलेंस शीट में जो भी आप पहले बनाते थे बैलेंस शीट, लायबिलिटीज और एसेट्स। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, ये बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी। यहाँ कैपिटल लिख देंगे जैसे ABC की, लोन लिख देंगे एज लोन, ठीक है। यहाँ क्रेडिटर्स,
यहाँ बीपी, यहाँ बीआर आपका, यहाँ बैंक बैलेंस, यहाँ डेटर, यहाँ आपका आ जाएगा बिल्डिंग, यहाँ पे आपका कैश या बैंक आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है बैलेंस शीट, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी, पहले आप बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए आप। ओके, थैंक्स।